नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया होंगे। तो कैसे चल रही है पढ़ाई? बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी आपकी पढ़ाई। मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं एडवांस क्लासेस के इस मंच पर। हम भारतीय इतिहास की सीरीज हमने बखूबी रूप से पढ़ रहे हैं, जिसका अध्ययन हमने आपके साथ किया। लास्ट क्लासों में हमने देख चुके थे कि यूरोपीय कंपनियों का कैसे भारत में आगमन होता है, और हमने विधिवत रूप से पुर्तगालियों को पढ़ा, और पुर्तगालियों के बाद में डच पढ़े, और अब जो तीसरी शक्ति आती है उसका नाम है अंग्रेज। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजों के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अंग्रेजों की स्थापना या अंग्रेज जो कंपनी भारत में आती है उसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन इससे पहले भी इस कंपनी को किसी और नाम से जाना जाता है, उसकी बात करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं, जुड़ जाइए मेरे साथ, ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा। अब जो शक्ति की बात कर रहे हैं उस शक्ति का नाम है अंग्रेज। देखिएगा, समय है 1600 ईस्वी का। कब का है? चलो पहले मैं एक बात याद रखता हूं कि प्रथम अंग्रेज यात्री 1599 ईस्वी की समय की बात है। 1599 में प्रथम अंग्रेज अकबर के दरबार में आया। किसके दरबार में आया? अकबर के दरबार में आया। यानी पहला जो अंग्रेज यात्री था वो सर्वप्रथम किसके दरबार में आता है? अकबर के दरबार में आता है। इस अंग्रेज का नाम है मिल्डेन हॉल। क्या नाम है? मिल्डेन हॉल। तो पूछा जा सकता है आपसे, कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपसे कि प्रथम अंग्रेज कौन था जिसने भारत की यात्रा की थी? तो उसका नाम आता है जॉन मिल्डेन या मिल्डेन हॉल, जो सर्वप्रथम किसके दरबार में आता है? अकबर के दरबार में आता है 1599 में। अब बात की जाती है 1600 ईस्वी की, और 1600 ईस्वी में एक कंपनी की स्थापना की जाती है। 1600 में कंपनी की स्थापना की जाती है, और उस कंपनी का नाम क्या है? जिसे आप क्या कहते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई? स्थापना। अब इस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखना, इसमें क्या होता था? 24 प्लस 1 मेंबर होते थे। एक जो मेंबर होता था इसे कहा जाता था गवर्नर, यानी ये क्या कहलाएगा? इसका गवर्नर। और 24 जो होते थे इसके सदस्य थे। यानी ये कंपनी बनाई जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। पहले इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसमें कितने हैं? 24 प्लस 1, एक व्यक्ति को गवर्नर, और बाकी 24 कितने होते थे? इसके सदस्य हुआ करते थे। अब ये कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है। यहां पर विशेष बात याद रखनी है कि इस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो ये ब्रिटेन की महारानी आती, जिनके समय महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की, करने की अनुमति दी। किसके द्वारा दी गई है? ब्रिटिश जो महारानी है एलिजाबेथ, इसके द्वारा 15 वर्षों के लिए दे दी जाती है अनुमति। देखिए विशेष बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस 24 सदस्यों में एक शेर ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ का भी था। यानी इन 24 सदस्य जो यहां पर सम्मिलित हुए थे, इसमें से एक शेर किसका है? महारानी एलिजाबेथ ने भी इसमें अपनी हिस्सेदारी दी थी। यानी वो भी चाहती थी कि यहां से व्यक्ति जाएं और व्यापारी जाएं और भारत देश से व्यापार करें, और जिसका प्रॉफिट मुझे भी हो। अब सोचिए कि ऐसी कंपनी जिसकी सत्ता, जिसका सम्राट
अगर आपको सपोर्ट कर रहा है तो बिल्कुल यहाँ पर आएगी और बहुत अच्छी तरीके से व्यापार करेगी, क्योंकि उनको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, महारानी के द्वारा क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। प्रारंभिक दौर में इसे कितने वर्षों की अनुमति प्राप्त होती है, 15 वर्षों की, लेकिन आगे जाके जेम्स प्रथम ने इस अनुमति को और बढ़ाया, अनिश्चित काल तक कर दिया कि आप कब तक भी व्यापार कर सकते हैं। बाद में जब इसको पढ़ोगे आप तो हम आगे जाके देखेंगे 1758 का अधिनियम आता है, उसके बाद चार्टर आते हैं 1813, 1833 का, 1853 का, वो आगे की बात है। लेकिन वर्तमान में इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी जगत के साथ व्यापार करने की क्या प्राप्त होती है, अनुमति। कितनी बात मैंने आपके सामने कर ली है। मिल्डन हॉल पहला व्यक्ति था जो अंग्रेज था, जो किसके दरबार में आया था, अकबर के दरबार में। 1600 में कंपनी की स्थापना हो चुकी है, महारानी एलिजाबेथ के समय की बात है। अब हम बात करते हैं यहां पर देखिए, अब 1600 में जब ये स्थापना हो जाती है तो जो सर्वप्रथम जो व्यक्ति होते हैं, अंग्रेज भारत में आ तो जाते हैं लेकिन अपने आप को जावा और सुमात्रा द्वीप तक ही सीमित रखते हैं, यानी वो भारत में मुख्य रूप से व्यापार नहीं करते, अपने आप को कहां तक, जावा और सुमात्रा द्वीप तक। अब बात आती है भारत में व्यापार करने की। तो भारत में व्यापार करना है आपको, तो आपको भारत के सम्राट से अनुमति लेनी पड़ेगी, और इस अनुमति लेने के लिए 1608 ईस्वी में एक राजदूत भेजा जाता है जिसका नाम क्या है, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से भारत में आता है, अकबर के नाम से पत्र लेकर आया था। किसके नाम से, अकबर के नाम से। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, अकबर के नाम से पत्र लेकर आया था, लेकिन किसके दरबार में उपस्थित हुआ था, जहांगीर के दरबार में। पत्र किसके नाम का था, अकबर के नाम का, उपस्थित किसके समय हुआ, जहांगीर के दरबार में। जहांगीर से कहा कि भाई साहब कैसे आना हुआ। जहांगीर ने पूछा कैसे आया भाई, बता क्या चाहे। छोरो बोले कि भाई कुछ ना चाहे कि हम व्यापार करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, व्यापार। तो आप अनुमति दे दो हमें व्यापार करने की। जहांगीर ने कि हलवा है क्या, ऐसे अनुमति दे दूं आपको व्यापार करने की। अब जहांगीर को भी पता था अगर मैं इनको अनुमति देता हूं तो इससे पहले पुर्तगाली पहले से व्यापार कर रहे हैं, तो पुर्तगाली क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे। जहांगीर ने कह दिया कि भाई साहब अनुमति तो नहीं है व्यापार करने की, मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता, मैं आपको मनसब दे सकता हूं। क्या दे सकता हूं, मनसब। जहांगीर इस व्यक्ति से प्रभावित भी हुआ, कैप्टन हॉकिंस, जिसने तुर्की भाषा में बात की। देखना कई किताबों में फारसी भाषा लिखा हुआ है और कई किताबों में तुर्की भाषा लिखा हुआ है। ध्यान रखने वाली बात है, फारसी भाषा मुगलों की राजकीय भाषा है, जबकि तुर्की भाषा उस समय की सबसे प्रचलित भाषा थी। बाबरनामा है वो भी तुर्की में लिखी हुई है। अब ये जो हॉकिंस था ये तुर्की भाषा जानता था अच्छी तरीके से, इस कारण इसने किससे बात की, जहांगीर से। जहांगीर प्रभावित हुआ लेकिन इसे व्यापार करने की अनुमति नहीं देता है, इसे 400 रुपए का मनसब प्रदान कर देता है और खान की उपाधि प्रदान करता है। कौन, जहांगीर। कब आया, हेक्टर नामक जहाज से हॉकिंस, वो आया था 1608 ईस्वी में। अब देख तो मैं आपके सामने लिख देता हूं, क्या लिखना है। 1608 में कैप्टन हॉकिंस कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से, हेक्टर नामक जहाज से अकबर के नाम जेम्स प्रथम का अकबर के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर
जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। जहांगीर के दरबार में आया। किसके दरबार में आया? जहांगीर के दरबार में। जहांगीर ने क्या किया? इसने तुर्की भाषा में बात की थी। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। अरबी भाषा नहीं है, कौन सी भाषा है? तुर्की भाषा में बात की। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। नेक्स्ट, जहांगीर ने क्या दिया? जहांगीर ने क्या दिया? खान की उपाधि। खान की उपाधि तथा 400 का मनसब प्रदान किया। 400 का मनसब। तो खान की उपाधि और 400 का मनसब किसके द्वारा प्रदान किया गया? व्यापार की अनुमति दी क्या? नहीं दी। पुर्तगालियों के विरोध के कारण व्यापार की अनुमति नहीं दी। यानी पुर्तगालियों के विरोध के कारण क्या नहीं देता है? व्यापार की अनुमति से नहीं दी जाती है। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी मुलाकात कहां पर हुई थी जहांगीर से? तो आगरा के किले में हुई थी। कहां पर हुई थी? आगरा के किले में मुलाकात आगरा में। कहां पर हुई थी? आगरा में। तो ये आता है पुर्तगालियों के विरोध के कारण इसे क्या नहीं दी जाती है? परमिशन नहीं दी जाती व्यापार करने की। वापस चला गया बेचारा, 3 साल तक रुका। 1608 से लेकर 1611 ईस्वी तक यहां पर रहता है। 3 साल तक प्रयास किया बरसक, लेकिन अनुमति नहीं मिलने के कारण भाई साहब वापस चला जाता है। और जाने के बाद कहां चला गया? कहां जाएगा? ब्रिटेन चला गया। लेकिन अंग्रेजों ने इस समय क्या कर लिया? 1608 ईस्वी में सूरत में 1608 ईस्वी में सूरत में बिना अनुमति के एक छोटी सी व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली। बिना अनुमति के, किसी से कोई परमिशन नहीं ली, सूरत में एक छोटी सी व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली। लेकिन आप सोचो, अगर सूरत में बिना अनुमति के व्यापारिक कोठी स्थापित की जाएगी तो क्या इसका विरोध होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और इसका विरोध किया पुर्तगालियों के द्वारा। तो इस विरोध से बचने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? एक तो कैप्टन बेस्ट आते हैं और कैप्टन मिडल्टन आते हैं। 2 व्यक्तियों के नेतृत्व में एक युद्ध लड़ा गया पुर्तगालियों और अंग्रेजों के मध्य, स्वाली का युद्ध। और स्वाली के युद्ध में 1612 का युद्ध आता है। 1612 के स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। किसने? अंग्रेजों ने। अब सोचो कि जब पुर्तगालियों को पराजित कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो जहांगीर भी इस बात को समझ गया कि कहीं ना कहीं अंग्रेज अपना वर्चस्व रखते हैं, प्रभावशाली हैं। इस कारण से उनको फिर व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। इस कारण उन्होंने पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित करी 1613 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, पहली व्यापारिक कोठी सूरत में 1608 में बिना अनुमति के, और स्थायी रूप से भी 1613 में। कहां पर? सूरत में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दक्षिण भारत में कहां पर करिए, तो दक्षिण भारत में आता है मसूलीपट्टनम में 1611 में। कहां पर आता है? 1611 में। तो जहांगीर ने इसे क्या दे दिया? क्या व्यापार करने की अनुमति प्रदान की? क्या नहीं की। अब आगे देखिएगा, 1611 का समय यही देखना है। 1611 में कैप्टन मिडल्टन 3 जहाजों के साथ आया।
अब देखो मिडल्टन है और मिडल्टन के साथ एक और व्यक्ति आया 1612 में, बेस्ट 1612 में कैप्टन बेस्ट। एक मिडल्टन है, दूसरा कौन है, बेस्ट है। कैप्टन बेस्ट और एक कौन है, मिडल्टन। ये कितने जहाजों के साथ आया, 2 जहाजों के साथ आया, जहाजों के साथ आया। अब दोनों जहाजों के साथ आते हैं। अब इनका विरोध किसके द्वारा किया गया, अभी अभी आपको पता है पुर्तगालियों ने इनका क्या किया, तो पुर्तगालियों ने विरोध किया। पुर्तगालियों ने क्या किया, विरोध किया। तो पुर्तगालियों ने इनका क्या किया, विरोध किया। अब इस बात पर दोनों भाइयों की ठनक गई, अरे के बात करे साला, व्यापार कर वो चाह, मैं व्यापार नहीं करने दे रहा, दिमाग खराब हो गया तेरो। दोनों भाइयों का दिमाग खराब हो गया। एक तो मिडल्टन था इसे, दूसरा बेस्ट था। दोनों ने कहा कि यार आज तो स्वैग हो जाए, आज तो स्वैग में स्वाली का युद्ध हो जाए। और बंगाल के पास में एक युद्ध लड़ लिया जिसका नाम है स्वाली का युद्ध। 1612 ईस्वी में स्वाली के युद्ध में पराजित कर दिया पुर्तगालियों को। किसको पराजित कर दिया, पुर्तगालियों को। तो ध्यान रखना 1612 में स्वाली के युद्ध में, स्वाली के युद्ध में कैप्टन बेस्ट तथा मिडल्टन ने पुर्तगालियों को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। तो 1612 में क्या कर दिया, कैप्टन बेस्ट और कैप्टन मिडल्टन के द्वारा क्या कर दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है। अब जहांगीर इनसे बड़ा खुश हुआ, यार छोरे बड़े दमदार हैं, साले पुर्तगाली एक तरह विरोध कर रहे थे और विरोध करने के बाद में अनुमति नहीं मिल रही थी। जहांगीर ने सोचा कि छोरे दमदार हैं और इन छोरों को व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। इस कारण से जहांगीर ने इन्हें कहा कि आप व्यापार कर सकते हैं और 1613 ईस्वी में इन्हें व्यापार की अनुमति प्रदान की जाती है। और कहां पर कोठी बनाई जाती है, सूरत में। तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपके सामने इसलिए लिख रहा हूं मेरे दोस्तों कि आप अभी एग्जाम के इतने करीब हैं कि आपको नोट्स बनाने के लिए इतना समय नहीं है। तो आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखें और ऐसे का ऐसा ही पढ़ें। ज़्यादा आपको अपनी कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, जितना समय आप बचा सकते हैं उतना बचाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसा का ऐसा ही पढ़ लीजिए, इसका रिपीटेशन कर लीजिएगा। बहुत कम समय लगेगा, बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। अगर नोट्स बनाओगे तो आप बना सकते हो, लेकिन अभी पुलिस का एग्जाम आपके पास आने वाला है तो इतना हमारे लिए समय नहीं है। देखिएगा, ये है मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम प्रथम फैक्ट्री। लेकिन ये कैसी है, दक्षिण भारत की। कब है, 1611 में। ये रहा हमारा सूरत। सूरत में सभी लोग सूरत देखने के लिए जाते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत बड़ा फेमस है, बंदरगाह है। यहां लिख देता हूं मैं 1608 में बिना अनुमति के, जिसे आप अस्थायी भी कह सकते हैं, लेकिन 1613 में स्थायी फैक्ट्री की स्थापना। तो 1613 में कैसी फैक्ट्री की स्थापना हो जाती है, स्थायी फैक्ट्री की स्थापना किसके द्वारा,
अंग्रेजों के द्वारा। एक तो मसूलीपट्टनम में 1611 में दक्षिण भारत की प्रथम फैक्ट्री आती है, और उसके बाद यहां पर आपको देखनी है सूरत में। तो अब हम बात करते हैं आगे। देखिएगा, अंग्रेजों की सत्ता भारत में जमने के लिए है, सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित हो चुकी है। अब अगर आप बात करें तो हाँ, थोड़ी सी मैं चाय ले लेता हूं। चाय आ गई है, आप भी चाय पी लीजिएगा, आपका मूड बड़ा फ्रेश रहता है, चाय से तंदुरुस्ती मिलती है। और अपन तो वैसे भी हाड़ोती का आदमी है, हाड़ोती का आदमी कारण चाय घनी छावे, और चाय न मिले तो हाड़ोती का आदमी परेशान हो जाओगे, भाई सब कहीं हो गयो, चाय तो छावे ही छावे। अब देखिएगा, यहां तक स्थापना हो चुकी है। अब 1615 ईस्वी में एक व्यक्ति और आता है जिसका नाम है टॉमस रो, और टॉमस रो की मुलाकात जहांगीर से होती है। कहां पर? अजमेर के दुर्ग में। इस मैगजीन के दुर्ग की बात करते हैं, यहां पर होती है। राजस्थान के इतिहास में आपने इसको बखूबी पढ़ा होगा, सिर्फ मैं एक लाइन लिख देता हूं आपके सामने। 1615 में आया, ये भी 3 साल तक रुका। टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया फिर नेक्स्ट अब बात करते हैं, देखिएगा, एक फरमान जिसे सुनहरा फरमान कहा जाता है, इसके ऊपर बात करते हैं। अब इनकी स्थापना हो चुकी है, एक हेडिंग में आपके सामने लगा रहा हूं, सुनहरा फरमान। सुनहरा फरमान है क्या? यही आपके सामने में पहले भी बना। ये जो क्षेत्र पड़ता है मसूलीपट्टनम, और यहां पर एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है गोलकुंडा। क्या नाम है? गोलकुंडा। अंग्रेजों ने 1632 का समय आया, कब का समय? 1632 में। अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, उनको पता था कि इस क्षेत्र में, ये बंगाल वाला क्षेत्र है, दक्षिण भारत का क्षेत्र है, यहां पर व्यापार की प्रबल संभावनाएं हैं। लेकिन जब वो व्यापार करते थे तो उन्हें क्या करना पड़ता था, वहां के शासक को कुछ पैसा देना पड़ता था। तो इन्होंने ऐसा किया कि यार कहीं ना कहीं ऐसा हम कर लेते हैं कि कोई फरमान ले लेते हैं जहां से हमें व्यापार में जो चुंगी हम देते हैं, जो टैक्स हम देते हैं, वो टैक्स से क्या मिल जाए, हमको छूट मिल जाए। और यहां पर इनके द्वारा गोलकुंडा में, गोलकुंडा का शासक आता है कुतुबशाही के से यहाँ पर एक शाही फरमान, ये सुनहरा फरमान प्राप्त कर लिया जाता है। इस कारण इस क्षेत्र में इन्हें व्यापार करने की क्या मिल गई, छूट मिल गई। वो इस क्षेत्र में बिल्कुल व्यापार कर सकते हैं। ये समय कब का है? 1632 में। तो सुनहरा फरमान क्या है? 1632 में अंग्रेजों द्वारा गोलकुंडा के शासक, गोलकुंडा के शासक से 500 पेगोडा, ध्यान रखना पेगोडा किसके द्वारा चलाया गया? डचों के द्वारा। आप पढ़ चुके हैं मेरे साथ। 500 पेगोडा में गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से करमुक्त व्यापार करने की अनुमति। इसे क्या कहा जाता है? शाही फर्म, क्या बोलते हैं? सुनहरा फरमान। एक आएगा शाही फरमान जो 1717 में आएगा, जिसे हम वो फर्रुखशियर दिएगा, फर्रुखशियर जो मुगल बादशाह है उनके द्वारा प्राप्त दिया जाएगा।
तो यहां पर सुनहरा फरमान है जो 1632 ईस्वी में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको मिटा देता हूं आपके सामने। मूसलीपट्टनम गोलकोंडा का ही बंदरगाह आता है, यहां पर व्यापार होता था। अब 1639 का समय आया। 1639 में चंद्रगिरी, यही दक्षिण भारत, चंद्रगिरी के राजा, अब इसका नाम भी है वेंकट रंपा। नाम क्या है? वेंकट रंपा। चंपा नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? रंपा। वेंकट रंपा से क्या ले लिया इन्होंने? मद्रास पट्टे पर लिया, पट्टे पर प्राप्त किया। देखिएगा 1639 में चंद्रगिरी की राजा के पास जाते हैं, बोले कि यार भाई साहब हमें क्या है ना, आपका ये मद्रास है, इस वाला जो इलाका है दक्षिण भारत का, यहाँ पर क्या करना, हम व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार तो हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या कर दीजिए, कोई पट्टे पर लीज पर दे दीजिए। बोले कि भाई के काम करेगो तू, के काम करेगो इधर? बोले कि हम व्यापार करते हैं लेकिन हमारे पास क्या है ना, वस्तुओं को रखने के लिए जो व्यापार सामग्री हमारी आती है वहां पर हम क्या कर दें, उनको रखने के लिए हमारे पास एक कोई दुर्ग नहीं है, किला नहीं है, सुरक्षित जगह नहीं है। हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, एक दुर्ग का निर्माण करना चाहते हैं, एक कोठी बनाना चाहते हैं और जिसमें हम हमारे सामानों को रख सकें। चंद्रगिरी राजा ने कहा कोई बात नहीं, ले ले। अब चंद्रगिरी के राजा से वेंकट रंपा से ये प्राप्त हो जाता है और प्राप्त करने वाला अंग्रेज अधिकारी था फ्रांसिस डे। क्या नाम है? फ्रांसिस डे। डे था लेकिन कैसा था? फ्रांसिस दा। तो फ्रांसिस डे के द्वारा मद्रास पट्टे पे लिया गया और यहीं पर एक फोर्ट की स्थापना की गई, सेंट जॉर्ज फोर्ट की स्थापना की गई और यही आगे जाकर मद्रास प्रेसिडेंसी बनी। क्या बनी? मद्रास प्रेसिडेंसी बनी। फ्रांसिस डे ने यहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज दुर्ग की स्थापना की। देखिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं गुस्तावस फोर्ट, मैं आपको बता चुका हूं। अब आ चुका है सेंट जॉर्ज, ये ब्रिटेन के महाराजा के नाम पर ही है और आगे चलकर यही मद्रास प्रेसिडेंसी बनी। मद्रास प्रेसिडेंसी बनी। वर्तमान में ये क्षेत्र तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर है? तमिलनाडु में। तो आगे चलकर ये क्षेत्र क्या बन जाता है? मद्रास प्रेसिडेंसी। तो आपको पता है अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियां हैं। मद्रास BBM के नाम से याद रख सकते हैं, मद्रास, बंबई और क्या बोलते हैं इसको, अरे एक तो मद्रास है, एक बंबई है और एक और कौन सा है? कोलकाता। तो आगे देखते हैं बंगाल, यहां पर प्रेसिडेंसी बन चुकी है। अब आगे की बातें हम अब जो नेक्स्ट प्रेसिडेंसी की स्थापना करने वाले हैं वो बंगाल में करने वाले हैं और बंगाल में देखेंगे कि 1651 ईस्वी में उसके द्वारा एक शाही फरमान लिया जाता है और शाही फरमान के द्वारा शाह शुजा ने 3000 रुपये वार्षिक कर के रूप में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र से व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई और इसी क्षेत्र में आगे जाकर एक नई प्रेसिडेंसी स्थापित होगी जिसे हम बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से जानेंगे। फोर्ट विलियम की यहाँ पर स्थापना की जाएगी। ये सब चीजें बात हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।